हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है उसका अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है। ट्रैक में कुछ चेंजेस हुआ है, जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा उसका ट्रैक में कुछ चेंज हुआ है। वो ट्रैक में क्या चेंज हुआ है और अलग अलग मॉडल्स इसको लेकर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो दोस्तों आज 24 नवंबर है और ये आज का लेटेस्ट सैटेलाइट का मैप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करने वाला है, जैसे कि पहले फोरकास्ट हमने किया था और ये भी फोरकास्ट किया था कि लो प्रेशर का फॉर्मेशन 23 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग के आसपास में कर जाएगा। तो वो सिस्टम कल ही फॉर्मेशन कर गया था, मतलब लो प्रेशर का फॉर्मेशन कल ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग पे यहाँ पर कर गया था। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये अगले 24 घंटे के अंदर ये सिस्टम एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। अब ये सिस्टम साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही तेजी से लगातार पश्चिम दिशा में आगे जाएगा और इंटेंसिफाई करके कल तक एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर लेगा। और डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करने के बाद ये उत्तर दिशा में आगे जाएगा। बट एक्चुअली इसका ट्रैक में कुछ चेंज हुआ है। जैसे कि पहले मॉडल्स ऐसा दिखा रहे थे कि इसका ट्रैक नॉर्थ श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु के आसपास कहीं पर रहेगा, वहीं पर जाके लैंडफॉल करेगा। लेकिन अब इसका ट्रैक में कुछ चेंजेस हुआ है। तो जो भी मॉडल्स पहले दिखा रहे थे कि इसका लैंडफॉल तमिलनाडु के आसपास होगा, तो अब ये मॉडल्स अपने ट्रैक को थोड़ा सा चेंज किए हैं और बहुत सारे मॉडल्स एक्चुअली ट्रैक को लेकर कंफ्यूज भी हैं। तो वो ट्रैक डिफरेंट मॉडल ट्रैक को लेकर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर आगे जानेंगे। इसके साथ साइक्लोन का फॉर्मेशन करने के बाद इसकी वजह से कहाँ पर कैसा प्रभाव होगा, कहाँ पर बारिश कैसा होगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले जीएफएस मॉडल का फोरकास्ट को देखेंगे, उसके बाद सीएमसी, आइकॉन, नबजीएम और ईसीएमएआई, ये सब का फोरकास्ट को भी देखेंगे। तो जीएफएस मॉडल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी सिस्टम करेंटली यहाँ पर है और ये सिस्टम कल तक एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। और डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करने के बाद ये 26 नवंबर के आसपास एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, साउथ तमिलनाडु और नॉर्थ श्रीलंका के आसपास में ले सकता है। तो पहले मॉडल ऐसा दिखा रहा था कि यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल करने के बाद ये लगातार पश्चिम दिशा में आगे जाके साउथ तमिलनाडु के आसपास कहीं पर क्रॉस कर सकता है। लेकिन जीएफएस मॉडल ने अब अपना ट्रैक को चेंज किया है। तो अब ये जीएफएस मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि अब ये सिस्टम दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में आने के बाद ये कोशिश कर रहा है कि उत्तर दिशा में आगे जाने के लिए, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ वो टाइम पर आने की कोशिश कर रहा है। और पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से जीएफएस मॉडल जो पहले तमिलनाडु पे लैंडफॉल दिखा रहा था, अब ये ट्रैक को चेंज करके उत्तर दिशा में सिस्टम का ट्रैक को लेने की कोशिश कर रहा है। आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। और जीएफएस मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि सिस्टम उत्तर दिशा में आगे जाने के बाद ये इंटेंसिफाई लगातार और करेगा और ज़्यादा इंटेंसिटी हासिल करने के बाद ये बांग्लादेश की तरफ जाके लैंडफॉल कर सकता है। तो हम सब ये जानते हैं कि जीएफएस मॉडल साइक्लोन का लैंडफॉल, साइक्लोन का इंटेंसिटी को लेकर इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता नहीं है, खास करके बे ऑफ बंगाल के सिचुएशन पे। तो यहाँ पर जीएफएस मॉडल जो भी दिखा रहा है उसको ज़्यादा इतना सीरियसली हम लेंगे नहीं। तो जीएफएस मॉडल एक्चुअली क्या दिखा रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जीएफएस मॉडल के बाद अब ईसीएमएआई मॉडल सिस्टम को लेकर क्या फोरकास्ट कर रहा है, इस पर चलिए नजर डालते हैं। तो ये ईसीएमएआई मॉडल का फोरकास्ट है। तो ईसीएमएआई मॉडल भी जीएफएस जैसा ही फोरकास्ट कर रहा है। तो सिस्टम पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाने के बाद जब ये कल तक डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करेगा, तो डिप्रेशन का रूप लेने के बाद ये 26 और 27 नवंबर के आसपास दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है। और साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने के बाद ये उत्तर दिशा में आगे जा सकता है। जैसे कि जीएफएस मॉडल दिखा रहा है, बिल्कुल वैसा ईसीएमएआई भी दिखा रहा है। तो उत्तर दिशा में आगे जाके ये पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी पे पहुंच सकता है कम से कम 28 नवंबर के आसपास, जो कि आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास में जाने के बाद ये फिर से रिकर्व करेगा टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। तो साइक्लोन मादी जो 2013 पे दिसंबर मौत में बना था, उसका ट्रैक जैसा था, बिल्कुल वैसा ही कुछ ट्रैक दिखाने की कोशिश यहाँ पर ईसीएमएआई मॉडल कर रहा है। तो साइक्लोन मादी का ट्रैक को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही ट्रैक दिखाने की यहाँ पर ईसीएमएआई कोशिश कर रहा है। हालांकि साइक्लोन मादी का इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा था, इसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा होने की संभावना नहीं है और ये सिस्टम लैंडफॉल से पहले कमजोर भी हो जा सकता है, इसका भी संभावना बहुत ही ज्यादा है। इसके बारे में पिछले वीडियो पे भी डिस्कस हमने किया था। तो जीएफएस और ईसीएमएआई मॉडल का फोरकास्ट लगभग सिमिलर ही है।
सिस्टम साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे इंटेंसिफाई करने के बाद ये उत्तर दिशा में आगे जाएगा और पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा। तो जेएफएस मॉडल उसके बाद उसको बांग्लादेश पे दिखा रहा है, बट ईसीएमआई उसको साउथ डायरेक्शन पे रिकर्व करा के फिर से उसको तमिलनाडु के आसपास भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रैक में यहाँ पर यही चेंज है कि पहले मॉडल ऐसा दिखा रहे थे कि साउथ तमिलनाडु पे लैंडफॉल करने के बाद ये अरेबियन सी में चला जाएगा, लेकिन अब ऐसा दिखा रहे हैं कि ये पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में सिस्टम आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास में आ सकता है। लेकिन उसके बाद इसका ट्रैक क्या होगा इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस पर भी पिक्चर और क्लियर हो सकता है। तो ईसीएमआई जेएफएस मॉडल के बाद अब चलिए देखते हैं कि सीएमसी, आइकॉन और नैपजे मॉडल इसको लेकर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं। उसके बाद मॉडल का कंक्लूजन के ऊपर भी नजर डालेंगे। तो ये सीएमसी मॉडल का फोरकास्ट है। तो सीएमसी मॉडल पहले जो दिखा रहा था अभी भी वही दिखा रहा है कि सिस्टम नॉर्थ श्रीलंका और साउथ तमिलनाडु पे लैंडफॉल करने के बाद ये अरेबियन सी में जाके वहां पे इंटेंसिफाई कर सकता है। तो इसमें कोई भी चेंज यहाँ पर सीएमसी मॉडल ने नहीं किया है। तो इसके बाद आइकॉन मॉडल को देखेंगे तो आइकॉन मॉडल ने ट्रैक में कुछ चेंज किया है। ये भी पहले दिखा रहा था कि श्रीलंका तमिलनाडु के आसपास में लैंडफॉल करेगा, लेकिन अब इसको दिखा रहा है कि ये श्रीलंका तमिलनाडु के आसपास आने के बाद ये उत्तर दिशा में आगे जाके दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में जाके इंटेंसिफाई कर सकता है। लेकिन अभी भी इसका ट्रैक को लेकर आइकॉन मॉडल ने क्लियरली कुछ दिखाया नहीं है। तो इसके बाद नैपजेम मॉडल को देखेंगे तो नैपजेम मॉडल भी बिल्कुल वही दिखा रहा है, आइकॉन जैसा ही दिखा रहा है कि ये सिस्टम साउथ तमिलनाडु के आसपास आने के बाद इंटेंसिफाई कर सकता है और उसके बाद में भी स्लाइटली नॉर्थवर्ड मूवमेंट भी कर सकता है। तो यहाँ पर मेजोरिटी मॉडल्स का संकेत यही है कि सिस्टम दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद वहां पे इंटेंसिफाई थोड़ा ज्यादा करेगा और इंटेंसिफाई करके साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी 27 नवंबर के आसपास दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में ले सकता है और साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल करने के बाद ये उत्तर दिशा में स्लाइटली आगे जा सकता है। मे भी पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम पहुंच सकता है जो कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास में स्थित है। तो वहां पर जाने के बाद इसका ट्रैक क्या होगा इस पर पिक्चर क्लियर नहीं है। तो अब मॉडल का कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं। तो ये ट्रैक को मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है। बहुत सारे मॉडल्स को देखने के बाद ये ट्रैक को मैंने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर सिस्टम करेंटली यहाँ पर है। तो इसके बाद ये ऐसे डायरेक्शन पे आगे जाने के बाद ये 25 नवंबर के आसपास दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ श्रीलंका और साउथ तमिलनाडु कोस्ट के आसपास में पहुंचेगा और वहां पर पहुंचने के बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी 26 नवंबर के आसपास में ले सकता है और साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी हासिल करने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे नॉर्थवर्ड मूव करेगा। तो नॉर्थवर्ड मूव करके पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी के तरफ ये सिस्टम का ट्रैक कुछ टाइम के लिए रह सकता है। बट इसके बाद इसका ट्रैक क्या होगा इस पर अभी पिक्चर क्लियर नहीं है और इस पर आगे मैंने ट्रैक बनाया भी नहीं है। बट अभी के फोरकास्ट के हिसाब से दक्षिणी आंध्र प्रदेश में इसका लैंडफॉल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली सिस्टम यहाँ पर पहुँचने के बाद एक्चुअली आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग के कौन से एरिया में लैंडफॉल करेगा और कितना इंटेंसिटी पे लैंडफॉल करेगा, सिस्टम कमज़ोर होगा कि नहीं, होगा तो कितना कमज़ोर होगा, इस पर एक्चुअली कुछ साफ संकेत आया नहीं है। लेकिन इसके बारे में पिक्चर अगले 48 घंटे के बाद क्लियर हो सकता है। बट अगर यह सिस्टम नॉर्थ डायरेक्शन पे से आगे आता है तो इसकी वजह से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के हिस्सों पर भी, खास करके तटीय हिस्सों पर कुछ हल्की फुल्की बारिश का एक्टिविटीज 28 से 30 नवंबर के बीच में हो सकता है। तो अगले 48 घंटे के बाद इस पर और भी पिक्चर क्लियर होगा, उसके बारे में लगातार मेरा नज़र बना हुआ है। सो आई होप कि आज के वीडियो पे सिस्टम के बारे में आपको कुछ आइडिया मिला होगा। तो अगले वीडियो पे इस पर और कोई चेंजेस होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।